हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, खुश रहें, मस्त रहें। हम साइकोलॉजी के बारे में चर्चा कर रहे थे, मनोविज्ञान के बारे में क्या है देख रहे थे। तो मनोविज्ञान में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था व्यक्तित्व है। कौन सा है? व्यक्तित्व है, जिसको इंग्लिश की अगर बात करते हैं पर्सनैलिटी कहा जाता है। जो हमारे पर्सोना, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा या नकली चेहरा होता है। तो इसके बारे में हमने चर्चा कर रहे थे और आधी बातें हमने देख ली थी। आज हम क्या है इसके बारे में प्रक्षेपी या प्रमाणित विधियां, यानी व्यक्तित्व को मापने की कौन कौन सी विधि है, किस आधार पर हम किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो माप सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल तक हमने पढ़ा था कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है विभिन्न आधार पर किए गए थे। इसमें शेल्डन था, स्प्रेंगर था, और अगर हम बात करते हैं शेल्डन था, स्प्रेंगर था, क्रेचमर था, और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा आधुनिक दृष्टिकोण है और भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार पर हिप्पोक्रेट्स के द्वारा है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार वर्गीकरण किया था। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी जो है विधियां हैं। ठीक है, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रक्षेपण और क्या है? अप्रक्षेपण विधि है। व्यक्तित्व मापन की दो आधारों पर विधि बताई थी। एक तो क्या प्रक्षेपण या परमापिकृत विधियां हैं, दूसरा अप्रक्षेपी या क्या कहलाती है? अप्रमापिकृत विधियां हैं। सर्वप्रथम प्रक्षेपण शब्द की हमने बात की थी। प्रक्षेपण शब्द कहा किसे जाता है? इस प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया था और उन्होंने कहा था कि जब व्यक्ति स्वयं में अचेतन मन में दबी बातों को स्वयं उजागर नहीं करता है, किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से उन बातों को बाहर निकालना पड़ता है, तो उसे उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रक्षेपण या प्रक्षेपीकृत कहा जाता है। यानी हमारे अचेतन मन में जो क्या है अतिरिक्त इच्छाएं हैं, कोई हमारी आशा है, कोई इच्छा है, वो दबी हुई है, हम उसको बाहर निकालना नहीं चाहते हैं, खुद स्वयं के बारे में नहीं बताना चाहते हैं। तो एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से हम जो अचेतन मन की बातें हैं उनको क्या बाहर निकालते हैं, यानी हमारे बारे में वो क्या है व्यक्ति जान लेता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रक्षेपण या परमापिकृत विधियां कहा जाता है। मनोवैज्ञानिकों को अच्छी तरह से पता होगा, कई बार होता है मानसिक संतुलन जब बिगड़ जाता है तो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाए। तो मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं, वो कई बार बुलाता है, मनोवैज्ञानिक कई बार बुलाता है, वो व्यक्ति के बारे में जानने की इच्छा करता है कि इस व्यक्ति को दिक्कत क्या है, किस आधार पर ये क्या है अपना मानसिक संतुलन खोया है, उसके बारे में कि विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा क्या है जानने की कोशिश करता है। तो हम वो विधियां पढ़ेंगे जिसके बारे में जो व्यक्ति स्वयं ने बताकर किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से उसके बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम आती है प्रक्षेपण या परमापिकृत विधियां। तो इसमें पहली जो विधि है वो कौन सी आती है? TAT है, थेमेटिक एप्रियोप्रेशन टेस्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, या इसे कथा प्रसंग परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इसे कहते हैं कथा प्रसंग परीक्षण है, यानी व्यक्ति किसी कथा के माध्यम से क्या है जो अपनी भावनाएं बताता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस परीक्षण का निर्माण की अगर हम बात करते हैं, इस परीक्षण का निर्माण 1935 में मॉर्गन एवं मुरे, दो मनोवैज्ञानिक है, एक का नाम मॉर्गन है, एक का है मुरे है। 1935 में मॉर्गन एवं मुरे के द्वारा 1935 में इस परीक्षण का जो निर्माण था वो किया गया था। इस परीक्षण में होता क्या है कि हम किस आधार पर दूसरे व्यक्ति जो व्यक्ति होता है उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो इसके परीक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इस परीक्षण में 31 कार्ड होते हैं, जिसमें 30 कार्डों पर चित्र बने होते हैं। 30 कार्ड क्या होते हैं? चित्र बने होते हैं। एक कार्ड क्या है? खाली होता है। जिस भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का आकलन करना है तो उसको क्या है ये कार्ड दिखाए जाते हैं। ये कार्ड क्या है? दिखाए जाते हैं। इन कार्डों पर 30 कार्डों पर जो चित्र बने होते हैं वो उस समूह के व्यक्ति को क्या है दिखाए जाते हैं और उसको क्या है उस कार्डों से संबंधित क्या चित्र बनवाए जाते हैं। यानी ये कार्ड जो होते हैं इन कार्डों में 10 पर तो क्या है पुरुषों से संबंधित चित्र होते हैं, 10 पर स्त्रियों से संबंधित चित्र होते हैं, और बाकी जो 10 कार्ड बच के हैं उनमें पुरुष व महिलाओं दोनों से संयुक्त रूप से क्या है चित्र दिए होते हैं। इसमें जो बालक या जिस आयु वर्ग के व्यक्ति का हमने व्यक्तित्व का आकलन करना है उसको 20 कार्ड दिए जाते हैं और उन 20 कार्डों को देखकर कहा जाता है कि आप इनके ऊपर क्या कहानी लिखें। आपका जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है पुरुष है, महिलाएं हैं, महिला और पुरुष दोनों का संयुक्त रूप से जो चित्र है इनके बारे आप क्या है कहानी लिखें। तो कम से कम 20 कार्डों के ऊपर उस जिसका व्यक्तित्व हमें जानना है उससे जो कहानी है वो लिखवाई जाती है। यह जो परीक्षण है ये 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए किया जाता है, यानी जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक है उसके लिए थेमेटिक एप्रियोप्रेशन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है।
और इसकी अगर बात करते हैं, यह व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूप से कर सकते हैं। यानी हम इसके द्वारा एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी आकलन कर सकते हैं और कई व्यक्ति अगर समूह होगा तो उन समूह के का भी हम क्या है आकलन कर सकते हैं। तो यह विधि होती है जिसके माध्यम से क्या हम उस व्यक्ति या बालक के अचेतन मन के बारे में जान सकते हैं। तो पहली विधि कौन सी है? थीमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, या इसे कथा प्रसंग परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इस परीक्षण का निर्माण 1935 में मोर्गन एवं मुरे के द्वारा किया गया था। इसमें 31 कार्ड थे। इसमें क्या है, कार्ड थे, छोटे छोटे कार्ड थे। इसमें 31 कार्ड थे जिनमें से 30 कार्डों पर चित्र बने होते हैं, जिसमें से 10 पर पुरुषों से संबंधित चित्र होते हैं, 10 पर महिलाओं से संबंधित चित्र होते हैं। बाकी जो 10 कार्ड बच गए हैं उनमें संयुक्त रूप से पुरुष व स्त्रियों दोनों के चित्र होते हैं, और जो एक कार्ड बच गया वो खाली रहता है, उसको खाली रखते हैं। जिस व्यक्ति का हमने व्यक्तित्व जानना है उसके सामने यह 20 कार्ड रख दिए जाते हैं। कम से कम क्या है 20 कार्ड है, ज्यादा कितने ले सकते हैं, कम से कम उसके सामने 20 कार्ड रख दिए जाते हैं, और उसे कहा जाता है कि आप इनके ऊपर के कहानी लिखें। 20 कार्डों के ऊपर क्या कहानी लिखे। वो व्यक्ति या जो बच्चा होता है 14 वर्ष से अधिक आयु उम्र का है, उसको क्या है कहानी लिखने कहा जाता है, तो वो कहानी लिखता है। उस कहानी के माध्यम से जब 20 बार वो कहानी लिखता है तो उसके माध्यम से क्या जो साइकोलॉजिस्ट होता है, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, वो उसके जो उसका जो व्यक्तित्व है उसके बारे में आकलन कर लेते हैं कि इसने अपने अचेतन मन में कौन सी बातें दबा रखी है। क्योंकि अचेतन मन होता ही ऐसे है, जब हम लगातार किसी चीज को लिखते हैं, लगातार प्रयत्न करते हैं या लगातार किसी परिवेश में रहते हैं, तो हमारा जो वो प्रारूप जो हमने छुपा रखा है वो बाहर निकलता है। वो क्या है, बाहर निकलता है। बस शर्त यह है कि साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक होना चाहिए उसमें आकलन के लिए कि इसके अंदर क्या दबा हुआ है। तो मनोवैज्ञानिक क्या है 20 कार्डों पर उनसे चित्र पर जो कहानी है वो लिखवाते हैं, और उनके जो व्यक्तित्व का है वो आकलन कर लेते हैं, उसके अचेतन मन में दबी हुई बातों के बारे में क्या है जान लेते हैं। यह हमारी पहली विधि थी जिसके द्वारा हम व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। कौन सी थी? थीमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट है। इसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहा जाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं इस परीक्षण को, दूसरा क्या है, कथा प्रसंग परीक्षण भी कहते हैं। कार्ड कितने? 31 है। 30 पर चित्र बने होंगे, एक कार्ड खाली होगा, 20 पर क्या है कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। दूसरी विधि की अगर हम बात करते हैं CAT है, चिल्ड्रन एप्रोप्रिएशन टेस्ट है, बाल संप्रत्यय परीक्षण। कौन सा आता है? बाल संप्रत्यय परीक्षण है। इस विधि का अगर बात करते हैं, इस विधि का निर्माण लियोपोल्ड बिलोक नाम का एक व्यक्ति था, उसके द्वारा किया गया था। 1948 में इस विधि का निर्माण है, लियोपोल्ड बिलोक नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसका विकास और जो कार्य है वो प्रारंभ किया गया था, यानी निर्माण किया गया था। इसका जो सर्वाधिक विकास है वो डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस के काल में हुआ था। कौन से थे? डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस आए थे, उनके काल में इसका क्या है आगे विकास हुआ, यानी आगे की ओर यह अग्रसर होती है। इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या है 10 कार्ड होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं 10 कार्ड होते हैं, और इन कार्डों के ऊपर क्या है जानवरों से संबंधित चित्र होते हैं। उसमें तो क्या था पुरुष महिलाओं का संयुक्त रूप था। लेकिन इसमें क्या है CAT की बात करते हैं, बाल संप्रत्यय परीक्षण की अगर बात करते हैं, चिल्ड्रन एप्रोप्रिएशन टेस्ट की अगर बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या है कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं, और इन कार्डों के ऊपर क्या है जानवरों से संबंधित क्या चित्र बने होते हैं। यानी जानवर हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, उनसे बने हुए चित्र होते हैं, और बालक को उन चित्रों को देखकर वो है कहानी लिखने के लिए कहा जाता है कि आप इनके ऊपर क्या कहानी लिखें, आप अपना जो आकलन करें उनके बारे में बताएं। तो बालक है उनके बारे में बताता है, जिससे जो मनोवैज्ञानिक है उनके जो अचेतन मन में बातें दबी है वो उनके बारे में जान लेते हैं। तो ये कौन सा होता है? 3 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी 3 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक जब तक बालक होता है तो इन सभी के लिए इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। यह परीक्षण भी व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से दोनों प्रकार से होता है। यानी एक व्यक्ति भी इसके बारे में, एक व्यक्ति का अध्ययन भी इसके द्वारा किया जाता है, और अगर कई व्यक्तियों का समूह आ जाता है, 5, 7, 10 बच्चे आ जाते हैं, तो उनका भी इसके माध्यम से क्या है हम अध्ययन कर सकते हैं। पहली विधि कौन सी थी? थीमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। इसमें 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए किया जाता था, और व्यक्तिगत व सामूहिक किया जाता था। इसमें क्या है 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है, और व्यक्तिगत व सामूहिक किया जाता है। इसमें बशर्ते जानवरों से संबंधित चित्र होते हैं, और उसमें क्या पुरुष व महिलाओं से संबंधित चित्र थे। उसमें कार्डों की संख्या 31 थी, और इसमें कार्डों की संख्या 10 है। उसमें एक कार्ड खाली था, इसमें सभी कार्डों पर क्या है चित्र बने हुए हैं। तो इसके माध्यम से भी क्या हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। ये हमारी कौन सी विधि थी? दूसरी विधि है, जिसे बाल संप्रत्यय परीक्षण कहा जाता है।
इसके बाद हम तीसरी विधि की बात करते हैं। व्यक्तित्व मापन की जो तीसरी विधि है उसका नाम है IBT है, रोषाशाही धब्बा परीक्षण है, या इसे इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं इंक बोर्ड टेस्ट कहा जाता है। रोषाशाही धब्बा परीक्षण या दूसरा इसे क्या कहा जाता है, इंक बोर्ड टेस्ट के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण है 1921 में हरमन रोषा के नाम के द्वारा किया गया था। हरमन रोषा नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इस परीक्षण का क्या निर्माण था वो किया गया था। इस परीक्षण की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या वही 10 कार्ड होते हैं। इसमें जो 10 कार्ड होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो रंगों के क्या धब्बे होते हैं। रंग जो होते हैं काला है, लाल है, ब्लैक, जो सभी प्रकार के जो रंग होते हैं उनके क्या धब्बे होते हैं। यानी 10 कार्डों पर धब्बे बने हुआ परीक्षण कौन सा कहलाता है, इंक बोर्ड टेस्ट है, रोषाशाही धब्बा परीक्षण है, जिसका निर्माण 1921 में हरमन रोषा के द्वारा किया गया था। इंक बोर्ड टेस्ट है 1921 में हरमन रोषा ने किया था। इसमें अगर बात करते हैं कितने कार्ड, 10 कार्ड है। 10 कार्डों में से 5 पर तो क्या काले व सफेद रंग के धब्बे होते हैं। कार्डों में छोटे छोटे बने कार्ड होते हैं, उसमें धब्बे बना दिए जाते हैं किसी भी कलर के। तो 5 कार्डों पर तो काले व सफेद रूप से दोनों का संयुक्त रूप से क्या धब्बे बना दिए जाते हैं। 2 कार्डों पर काला, सफेद और लाल रंग के धब्बे बनाए जाते हैं। यानी 2 कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें काले सफेद होंगे, इसके साथ लाल रंग भी होता है। 3 कार्डों पर सभी रंगों के जो धब्बे हैं बना दिए जाते हैं। जो भी इच्छा होगी उनकी क्या है, उन्हीं के अनुरूप क्या है कार्डों पर क्या धब्बे बना दिए जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि IBT में कौन से प्रकार के रंग का प्रयोग किया जाता है। तो 5 पर तो क्या काले व सफेद है, 2 पर काले, लाल व सफेद है, 3 पर कोई भी अपनी मर्जी से क्या है वो बना देता है। इसमें कार्डों की संख्या 10 होती है। और इसमें क्या है धब्बे के रूप में व्यक्ति, बच्चा क्या है धब्बे के रूप में उन कार्डों को देखता है। कार्डों को देख करके है फिर जो सामने जो साइकोलॉजिस्ट है, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्धारण कर रहा है, सामने जो बैठा वो उन्हें कहता है कि आप इनको कहानी लिखें। इन धब्बों को देख करके आप कहानी लिखें। वो बालक जो होता है उन धब्बों को देखकर, जो व्यक्ति होता है उन धब्बों को देख करके कहानी लिखता है। और जो मनोवैज्ञानिक सामने जो बैठा होता है वो उस कहानी के माध्यम से उसके अचेतन मन की बातों को कहे पकड़ लेता है। तो इस परीक्षण का प्रयोग, इस परीक्षण उसमें तो क्या था, पहले परीक्षण का प्रयोग हमने किया था, यानी TAT का प्रयोग तो 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तिगत व सामूहिक सभी के लिए किया जाता था। दूसरा हमने पढ़ा था CAT चिल्ड्रन एप्रियोप्रेशन टेस्ट, बाल संपर्क परीक्षण है, जिसका प्रयोग 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए किया जाता था और व्यक्तित्व और सामूहिक था। लेकिन IBT की अगर बात करते हैं तो इसका प्रयोग सभी आयु वर्ग के बालकों के लिए कर सकते हैं। यानी कोई प्रतिबंध नहीं है 3 से 11 आएगा, 14 वर्ष आएगा, 17 वर्ष आएगा, ऐसा नहीं है। सभी बालकों के लिए, सभी आयु वर्ग के बालकों के लिए इस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो यह किस प्रकार का होता है, ये व्यक्तिगत होता है। यानी केवल और केवल क्या एक ही व्यक्ति का हम कहे इसके द्वारा निरीक्षण कर सकते हैं। उसमें तो क्या था, व्यक्तिगत व सामाजिक था, यानी एक का है। और एक के अलावा अगर 5, 7, 10 आगे यानी सामाजिक कई संयुक्त रूप से अगर हमने करना हो व्यक्तित्व का निर्धारण तो उसमें कर सकते थे। लेकिन यह परीक्षण एक ऐसा है जिसमें केवल और केवल क्या है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का हम निर्धारण कर सकते हैं। क्यों, इसमें क्या है, अगर यहाँ साइकोलॉजिस्ट बैठा है, मनोवैज्ञानिक बैठा है, सामने बच्चा बैठा है, तो वो क्या है धब्बों को देखकर कहानी जो लिखता है तो एक का ही आंकलन कर सकते हैं कि उस धब्बों को देखकर वो क्या है कहा बना, वो क्या है मुझे बादल दिखाई दे रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। हमारे घर में टीवी, घर में जैसा वातावरण होता है, जिस परिवेश में अचेतन मन में जो उसके मन में बातें दबी होगी वो चित्र उसी से क्या है रिलेट करेगा। जो उसके अचेतन मन में बातें हैं, जैसे मेरे अचेतन में कुछ बातें हैं, ठीक है, भूतकाल में कुछ मेरे साथ घटित हो गया है तो उसकी बातें मेरी याद में रही, जहन में है। तो मनोवैज्ञानिक क्या करता है, उसके सामने धब्बे दिखाता है। तो बच्चा क्या करता है, जो उसके भूतकाल की बातें हैं जिनको वो भूलना चाहता है लेकिन भूल नहीं पा रहा है, अचेतन मन में दबी पड़ी है, वो बातें जानबूझकर निकल कर आती है और वो बालक क्या है उन धब्बों का रिलेशन उनके साथ करता है। यानी यहाँ पर ये था हमारे घर पे, जैसे हो गया सपोज करिए किसी के घर में आग लगी तो उसका घर तहस नहस हो गया, तो उस छोटा बचपन में वो जो बालक था, बच्चा था, उसको याद है आज भी कि उसमें वहां पर टीवी था, वहां पर हम ऐसे करते थे, हम वहां पर खाना खाते थे, वहां तो उसके सारी चीजें याद हैं। तो उसके अचेतन मन में क्या वो बातें जाएगी और मनोवैज्ञानिक क्या भांप लेता है कि ये किस कारण से क्या दुखी है, किस कारण से परेशान है, वो क्या है उसके समस्या का निदान फिर करते हैं। तो यह क्या है, यह किसी भी आयु वर्ग के बालकों के लिए कर सकते हैं और केवल क्या है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण इसके माध्यम से किया जाता है। कौन सी विधि थी, IBT है, इंक बोर्ड टेस्ट कहा जाता है, यानी रोषाशाही धब्बा परीक्षण है, जिसका निर्माण 1921 में हरमन रोषा के द्वारा किया गया था।
इसके बाद अगली जो विधि है ये हमारी कितनी होगी, 3 विधियां होगी। पहली अगर बात करते हैं, पहली कौन सी थी, TAT है, थीमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट है, कथा प्रसंग परीक्षण है या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है। दूसरा अगर बात करते हैं CAT है, चिल्ड्रन एप्रोप्रिएशन टेस्ट है, बाल संप्रति परीक्षण है। तीसरा हमने पढ़ा था IBT है, रोशा शाही धब्बा परीक्षण या इसे इंक बोर्ड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अपनी चौथी विधि आती है जिसका नाम क्या है, SCT है, सेंटेंस कंप्लीमेंट टेस्ट है, वाक्य पूर्ति परीक्षण। कौन सा आता है, वाक्य पूर्ति परीक्षण है, यानी इसमें जो वाक्य है उनको अधूरे छोड़ देते हैं। इसमें क्या है, वाक्यों को अधूरे छोड़ दिया जाता है और उन वाक्यों को जो बालक होता है यानी किसी भी प्रकार का जो व्यक्ति होता है जिसके व्यक्तित्व का हम निधान करना चाहते हैं उसको कहे उसके माध्यम से कहते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो यह विधि की अगर बात करते हैं, इस विधि का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था। पहला पॉइंट यहीं से आता है कि अगर हम बात करते हैं SCT विधि है, इस विधि का निर्माण पाइन व टेंडलर नाम के 2 मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इस विधि का जो निर्माण है वो किया गया था। कौन सी विधि है, SCT है, सेंटेंस कंप्लीमेंट टेस्ट है, वाक्य पूर्ति परीक्षण है, जिसका निर्माण पाइन व टेंडलर के द्वारा किया गया था। इसकी अगर विकसित की अगर बात करते हैं तो रोटस के द्वारा क्या इसका विकास किया गया था। इस विधि का जो निर्माण है 1930 में किया गया। कब किया गया था, 1930 में। सेंटेंस कंप्लीमेंट टेस्ट है, वाक्य पूर्ति परीक्षण है, इसका निर्माण किया गया था। पाइन व टेंडलर 2 मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन इसको आगे विकसित करने का कार्य किसने किया था, रोटस के द्वारा किया गया। इसमें वाक्यों को अधूरा छोड़ा जाता है और जिस व्यक्ति का हमने व्यक्तित्व का निर्धारण करना है उसके बारे में जानना है उसको कहा जाता है कि आप इसको कहें पूरा करें। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं कि अब कोई वाक्य बना देगा कि मैं बहुत खुश होता हूं, आगे डॉट डॉट डॉट, आगे वो कुछ भी लिखे, जो व्यक्ति है वो कुछ भी लिखे जिसका हम व्यक्तित्व निर्धारण करें हैं, वो लिखेगा कि मैं बहुत खुश होता हूं जब उसको देखता हूं, मैं बहुत खुश होता हूं जब उसको नहीं देखता हूं। वो अपने हिसाब से जो उसकी अचेतन मन में बातें दबी हुई है वो अपने हिसाब से निर्धारण कर लेगा। मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे डॉट डॉट डॉट, तो अपने हिसाब से अगर पढ़ने वाला है तो वो कहेगा कि अगर मैं एक अच्छी सेवा में गया, अगर अच्छा शिक्षक बना तो क्या मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे, तो डॉट डॉट में वो भर देगा। मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे यदि, आगे डॉट डॉट में लिखेंगे। यदि किसी की डॉक्टर की इच्छा तो वो लिख देगा कि मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे यदि मैं डॉक्टर बना। आगे लिखेंगे कि मेरे माता पिता मुझसे हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि डॉट 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 मैं कार्य विहीन रहता हूं, हमेशा स्वतंत्र रहता हूं, तो वो स्वतंत्र रहेगा तो वैसे लिख देगा। अगर मैं कार्य को ईमानदारी से करता हूं, यदि वो कार्य करेगा तो वैसे लिख देगा कि मैं कार्य ईमानदारी से करता हूं। तो इसमें वाक्यों को अधूरा छोड़ा जाता है और जिस व्यक्ति का हमने व्यक्तित्व का निर्धारण करना है, जिसके बारे में जानना है, उसको उसके बारे में बताया जाता है और वह क्या है, उस स्वतंत्र जो बीच में जो खाली स्थान छोड़ दिए हैं उनको क्या है फिर बढ़ता है। तो इसे क्या कहा जाता है, सब इसे क्या कहा जाता है, कौन सा है, खाली स्थान पूर्ति परीक्षण कहा जाता है। और इसके माध्यम से क्या है, जो खाली स्थान है वो भरवाए जाते हैं और व्यक्ति का निर्धारण किया जाता है। तो ये कौन सा था अपना, सेंटेंस कंप्लीमेंट टेस्ट है, वाक्य पूर्ति परीक्षण है। इसके बाद पांचवा अपना आता है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण है, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। 1879 में 1879 में लियोपोल्ड ब्लॉक के द्वारा इस परीक्षण का निर्माण किया गया था। कौन से थे, लियोपोल्ड ब्लॉक नाम के, अगर हम बात करते हैं लियोपोल्ड नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा इस परीक्षण का क्या है निर्माण था वो किया गया था। और अगर हम बात करते हैं 1879 में यह परीक्षण आया था। इस परीक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक क्या है सूची बनाई जाती है, शब्दों की क्या है सूची बनाई जाती है और बच्चे को शब्दों की सूची के माध्यम से उसके व्यक्तित्व का क्या निर्धारण किया जाता है। यूंग ने भी इसमें क्या सूची बनाई थी, लियोपोल्ड ब्लॉक ने क्या 75 शब्दों की एक सूची निर्धारण किया। तो उसके बाद यूंग आए थे, उन्होंने शब्दों को क्या संख्या का बढ़ोतरी की थी, 109 से 111 के बीच में शब्दों रखे थे। उन शब्दों के माध्यम से यानी स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण है, उन शब्दों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इस परीक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इस परीक्षण का व्यक्तित्व मापन के अलावा व्यक्ति के जो क्या है मानसिक रोग है उनके इलाज के लिए किया जाता है। यानी किसी भी प्रकार का जो बालक है, व्यक्ति है, वो मानसिक रूप से द्वंद्व में, मानसिक उद्बलता की स्थिति में, तो उसके मानसिक संतुलन बनाने के लिए या मानसिक इलाज के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा कौन सा था, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण है, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है। ये हमारा कौन सा था, पांचवा जो व्यक्तित्व मापन का एक विधि थी। इसके बाद नाटक और कौन सी एक खेल विधि है। इसकी अगर हम बात करते हैं प्रवर्तक है जीएल मोरेनो।
अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी अगर बात करते हैं जी एल मोरेनो है, इनके माध्यम से क्या इस विधि को आगे विकसित किया गया, तो उसके बारे में जाना गया था और बताया गया था। खेल विधि के माध्यम से और नाटक विधि के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है, यानी उसको खेल खेल के माध्यम से ऐसे खेल खिलवाए जाते हैं और खेल खेल के माध्यम से उसका व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। देखते हैं इसके हाव भाव किस प्रकार, चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, खुश मिजाज का है, उस प्रकार उसके व्यक्तित्व का निर्धारण हो जाता है। दूसरा नाटक विधि है, बालक को विभिन्न प्रकार के नाटकों में रुचि दिखवाई जाती है और नाटक करवाए जाते हैं, नाटकों में पार्टिसिपेट करवाया जाता है। जैसे दशहरे के पर्व पर रामलीला का कोई कर देते हैं, या अन्य अंताक्षरी के माध्यम से है, या किसी प्रकार का स्कूल में क्या नाटक करवा कर है, ठीक है, 26 जनवरी 15 अगस्त को है, नाटक करवा करके उस बालक के अंदर के निहित भावों के बारे में जाना जाता है और उसी आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। कई बार देखते हैं बालक के है जब नाटक करता है तो गुस्सेल चिड़चिड़ापन इस प्रकार का होता है, तो वो उसी अनुरूप क्या उसका आकलन करते हैं कि व्यक्ति क्या किस प्रकार का है, इसका व्यक्तित्व खुश मिजाज है, प्रसन्नचिन है तो किस प्रकार का होगा, रक्त प्रदान होगा, उन्होंने वर्गीकरण किया था उसके आधार पर इसको कर लेते हैं। तो ये हमारे के हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां थी, जिसमें कौन से प्रक्षेपण या प्रमापीकृत विधि कहा जाता है। तो एक बार फिर देखते हैं पहली विधि कौन सी आती है। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया था। प्रक्षेपण में कहा किसे जाता है, प्रक्षेपण में हमारी अचेतन मन में दबी हुई बातों को जब हम स्वयं ने बताकर किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से प्रकट करते हैं तो इसे प्रक्षेपण या प्रमापीकृत कहा जाता है। वो उद्दीपक अन्य कोई भी हो सकता है, ठीक है, कहानी भी लिख सकते हैं हम, लेखन भी कर सकते हैं, कविता भी लिख सकते हैं, या किसी जो खेल के माध्यम से क्या है उनको हम दर्शा सकते हैं। तो ये व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां थी जिसके द्वारा कहे व्यक्तित्व के मापन का निर्धारण कर सकते हैं। तो पहले अपने पढ़ी थी कौन सी आती है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, TAT है, थीमेटिक एप्रोप्रिएशन टेस्ट है, या इसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहा जाता है, या इसे कथा प्रसंग परीक्षण के नाम से जाना जाता है। इस विधि का जो निर्माण की अगर बात करते हैं 1935 में मॉर्गन एवं मूरे के द्वारा इस परीक्षण का निर्माण किया गया था। इसमें कार्डों की संख्या 31 थी, कार्डों की संख्या कितनी थी, 31 थी, जिनमें से 30 कार्डों पर चित्र बने थे, एक कार्ड इसमें खाली था। 10 पर पुरुषों से संबंधित चित्र बनाए गए थे, 10 पर स्त्रियों से संबंधित चित्र थे, और बाकी जो 10 रह गए उनमें क्या पुरुष व महिलाओं दोनों से संयुक्त रूप से चित्र थे, एक कार्ड खाली रखा गया था। इसमें जिस व्यक्ति वर्ग समूह के बालक का हमने निर्धारण करना है, उसका व्यक्तित्व जानना है, उसके सामने क्या 20 कार्ड रख देते थे और उन 20 कार्डों को देखकर कहा जाता था कि आप इनके ऊपर क्या कहानी लिखें। वो बालक क्या उन कार्डों के ऊपर कहानी लिखता था और जो व्यक्तित्व निर्धारण करने वाला जो व्यक्ति है यानी साइकोलॉजिस्ट है वो उसके क्या है इन्हीं कहानियों में से क्या उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करता था कि बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो इसमें क्या है 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिए क्या है व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों रूप से प्रयोग किया जाता था। ये हमारी कौन सी पहली थी। दूसरी अगर बात करते हैं CAT है, चिल्ड्रन एप्रोप्रिएशन टेस्ट है, बाल संपर्क परीक्षण है। इस परीक्षण का निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो इस परीक्षण का निर्माण में 1948 में किया गया था। कौन से थे, अगर इस परीक्षण की अगर बात करते हैं तो अर्नेस्ट क्रिस के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था और बिलोक के द्वारा क्या इस परीक्षण का निर्माण था किया गया था। इस परीक्षण में अगर बात करते हैं तो कौन से व्यक्ति थे जिसके द्वारा इसमें क्या है परीक्षण में किस प्रकार का निर्धारण किया जाता था, कौन से व्यक्ति है जिनके व्यक्तित्व का निर्धारण हम करते हैं। इसमें 3 से 11 वर्ष के आयु के बालकों के लिए क्या है व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। और इस परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी है 10 है। कार्डों की संख्या कितनी होती है 10 होती है। और इन 10 कार्डों में क्या जानवरों से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। उन जानवरों को देखकर क्या उन चित्रों को देखकर व्यक्ति को कहा जाता है कि आप इनके ऊपर कहानी लिखे, वो व्यक्ति कहानी लिखता है और उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद तीसरा कौन सा IBT है, इंक बॉल टेस्ट है। इसकी अगर बात करते हैं हरमन रोशा के द्वारा किया गया था 1921 में इस परीक्षण का निर्माण था वो किया गया था। इस परीक्षण में हरमन रोशा नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि 10 कार्ड होते हैं। इसमें कितने होते हैं 10 कार्ड होते हैं। 5 पर काले व सफेद होते हैं, 2 पर काले लाल सफेद होंगे, 3 पर क्या विभिन्न प्रकार के रंगों के जो क्या है धब्बे बनाए जाते हैं और व्यक्ति को कहा जाता है कि आप इन धब्बों को देखकर कहानी लिखे और इसी कहानी के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण है वो किया जाता है। यह किसी भी आयु वर्ग के बालकों के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं 3 से 11 है, 14 है, 17 वर्ष किसी आयु वर्ग के लिए कर सकते हैं। केवल ध्यान इतना रखना है व्यक्तिगत रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद की अगर बात करते हैं, इसके बाद में परीक्षण आया था कौन सा आता है फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, स्वतंत्र समझ। इससे पहले एक और आया था यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण है, ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट टेस्ट है। इसमें वाक्य पूर्ति परीक्षण है यानी वाक्य जो दिए हैं उनको क्या है फ्री उनको क्या कंप्लीट करना है। पाइन व टेनल के द्वारा किया गया था और रोटर्स के द्वारा इसमें सराहना कार्य किया गया था। यह परीक्षण
30 में आया था। और इस परीक्षण में क्या सब वाक्य अधूरा होता है और उसको क्या कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है कि मैं इस प्रकार खुश होता हूं जब मैं ये करता हूं, वो आगे बालक अपने आप जो है लिख देता है। इसके बाद में आता है फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, स्वतंत्र शब्द साझा परीक्षण है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो लियोपोल्ड नहीं है, इसका गोल्टन था, सॉरी इसका क्या गोल्टन आया था 1879 में, गोल्टन के द्वारा इस परीक्षण का निर्माण था वो किया गया था। तो गोल्टन ने इस परीक्षण की अगर हम बात करते हैं, फ्री वर्ड एसोसिएशन ज्यादा ये काम का नहीं है, ये केवल और केवल मानसिक रोगों के, व्यक्ति के मानसिक रोगों के निदान के लिए इस परीक्षण का निर्माण है वो किया जाता है। और उसमें क्या है, जो जिस प्रकार का व्यक्ति है उसके मानसिक इतिहास को देखकर, उसके मनोविदलता को देखकर उसके बता दिया जाता है कि इस प्रकार आपका व्यक्तित्व इस आधार का है। और बाद में कौन से थे, नाटक और कौन सी खेल विधि है, इसकी अगर बात करते हैं शोधकर्ता कौन से थे, जेल मोरेनो है, जेल मोरेनो के द्वारा इसमें सर्वाधिक जो विकास था वो किया गया था। दूसरी विधि अगर बात करते हैं CAT है, ल्यूपोल्ड ब्लॉक के द्वारा, और अर्नेस्ट क्रिस के काल में सर्वाधिक विकास हुआ था। और कौन सी थी, फ्री वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट है, 1879 में गोल्टन के द्वारा इसका क्या है विकास किया गया था। तो ये हमारी कुछ विधियां थी जिसमें क्या प्रमापित या प्रक्षेपण विधियां कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। तो ये कौन सी थी, प्रमापित या प्रक्षेपी विधियां हैं। दूसरी कौन सी आती है, अपरमापी या क्या है, अप्रक्षेपण विधियां हैं, यानी जिसमें हम आत्मकथा विधि आती है, निर्देशित विधि आती है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, ये जो विधियां देखने को मिलती है, या खेलकूद विधि है, और विभिन्न प्रकार की समाज विधि विधि है जिसके प्रवर्तक जेएल मोरेनो थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज क्या है, केवल एक इन्हीं का करेंगे, जो क्यों दोनों अगर संयुक्त रूप से करवा देंगे तो क्या कंफ्यूजन हो जाओगे। ठीक है, तो उनकी क्या है जो रह की विधि है उनके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं व्यक्तित्व है, जहां से हमने पढ़ा था उसका एक बार रिविजन कर लेते हैं। व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं तो ये हमारे इंग्लिश शब्द पर्सनैलिटी से बना है, जिसकी अगर बात करते हैं मुख्य शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना है, PERSO ने पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकली चेहरा। कौन सा आता है, मुखौटा या नकली चेहरा है। प्राचीन समय में केवल बाह्य रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था, लेकिन आज 20वीं 21वीं सदी की अगर बात करते हैं तो आज परिभाषा बदल चुकी है। आज बाह्य व आंतरिक गुणों दोनों के समावेश को ही व्यक्तित्व कहा जाता है। ओलपोर्ट हमारे व्यक्तित्व के जनक थे। ओलपोर्ट के अनुसार परिभाषा दी गई थी कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गद्यात्मक संगठन है। ओलपोर्ट ने कहा था कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गद्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ के अपूर्व समायोजन स्थापित कर लेता है। दूसरा वेलेंटाइन है, व्यक्ति की जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। तीसरा अगर बात करते हैं, उन्होंने गुडविन ने कहा था व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता क्या कहलाती है, व्यक्तित्व है। यानी जो व्यक्ति के अंदर जो संपूर्ण निहित गुण है उन्हें क्या कहा जाता है, व्यक्तित्व कहा जाता है। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आवर पर्सनैलिटी है। तो कौन कौन से थे, एक तो वातावरणीय कारक है, दूसरे वंशानुक्रमीय कारक है। वातावरणीय कारक की अगर बात करते हैं, वंशानुक्रमीय की बात करते हैं तो इसमें क्या है, शारीरिक रचना है, वो है बनावट है, आकार है, आकृति है, किस प्रकार की होगी। दूसरा वृद्धि कौन सा था, बुद्धि है, और हमारे शारीरिक हार्मोन है, स्नायु मंडल है, ये हमने पढ़ा था। दूसरा अगर हम बात करते हैं सामाजिक वातावरण, यानी वातावरणीय कारक कौन कौन से होते हैं, तो पहले पारिवारिक वातावरण आता है, दूसरा सामाजिक, दूसरा विद्यालय है, तीसरा सामाजिक है, चौथा सांस्कृतिक है, और पांचवा कौन सा है, भौगोलिक वातावरण के बारे में हमने चर्चा की थी। अब इसके बाद की बात करते हैं तो व्यक्तित्व को निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं ए नेचर ऑफ मैन में हिप्पोक्रेट्स नाम के व्यक्ति थे, उनके द्वारा ए नेचर ऑफ मैन में सर्वप्रथम इसका वर्गीकरण किया गया था। इसमें उन्होंने क्या है, व्यक्ति की अगर बात करते हैं शारीरिक द्रव्य के आधार पर और उसकी शारीरिक शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा था, कालापित, पीलापित, रक्त प्रदान और कौन सा आता है, श्लेष्म या कफ प्रदान है। कालापित की अगर बात करते हैं उदास है, हताश है, निराशावादी है। पीलापित की अगर बात करते हैं गुस्सेल है, चिड़चिड़ा है, क्रोधी है। और अगर बात करते हैं रक्त प्रदान की, प्रसन्न है, खुश मिजाज है, आनंदित है। चौथा था कफ, अगर बात कफ या श्लेष्म प्रधान है, इसमें क्या भाव शून्य है, विरक्त है, जन शून्य है, कोई लेना देना नहीं है। दूसरा अगर हम बात करते हैं पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर जो इनके व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, तो क्रेचमैन ने सर्वप्रथम पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर क्या शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का जो निर्धारण था वो किया गया था। उन्होंने व्यक्तित्व कितने भागों में बांटा था, 4 में, स्थूलकाय, सुडोलकाय, शीर्णकाय और क्या मिश्रित है। स्थूलकाय, सुडोलकाय, शीर्णकाय और मिश्रित है। पिकनिक है, एथलेटिक है, एस्थेनिक है और डिस्प्लास्टिक है। तीसरा हमने पढ़ा था कि शेल्डन ने किस आधार पर, शेल्डन ने भी शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, गोलाकार, आयताकार और क्या लंबा, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार है। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, रेक्टोमॉर्फिक है, हमने विस्तृत इनके बारे में व्याख्या की थी। इसके बाद आते हैं स्प्रेंगर ने समाज शास्त्र के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में। पहले अगर बात करते हैं सैद्धांतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है,
और अगर हम बात करते हैं सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्तित्व है, तो इस आधार पर इन्होंने क्या 6 भागों में इनको क्या बांटा है। कितने आधार पर है? 6 भागों पर इनको बांटा गया है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अलावा वर्तमान समय में सर्वश्रेष्ठ जो वर्गीकरण है यूंग के द्वारा किया गया था। तो यूंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 3 है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और कौन सा है? उभयमुखी है। अंतर्मुखी इंट्रोवरेंट है, बहिर्मुखी एक्स्ट्रावरेंट है और उभयमुखी की बात करते हैं एम्बिवरेंट है। यानी एक तो अंतर्मुखी निहित रहता है, एक बहिर्मुखी रहता है, दोनों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? उभयमुखी कहलाता है। एक उचित व्यक्तित्व होता है संवेगीय स्थित है, ना ज्यादा अंतर्मुखी हो न ज्यादा बहिर्मुखी हो, केवल और केवल के आशा के अनुरूप जिस परिस्थिति में है उसी के अनुरूप बोलचाल करता हो, न ज्यादा हो न कम हो, उसी क्या माना जाता है? संवेगीय स्थिर माना जाता है। तो आज तक के वर्गीकरण में सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण यूंग के द्वारा किया गया था। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि भारतीय दृष्टिकोण से जो अपना था उसको किन किन भागों में बांटा था। व्यक्तित्व को भारतीय दृष्टिकोण से किस किस भागों में बांटा था? सतोगुणी है, रजोगुणी है और कौन सी? तपोगुणी है। सतोगुणी, रजोगुणी, तपोगुणी है। सतोगुणी केवल और केवल के ईश्वर और धर्म में विश्वास करते हैं, रजोगुणी केवल कर्म में विश्वास करेंगे, तपोगुणी केवल सुख प्राप्ति में विश्वास करते हैं। आधुनिक और वर्तमान दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? 3 है, भावुक है, विचारशील है और कर्मशील है। एक तो केवल भाव में बहते हैं, दूसरे विचार करते रहते हैं, तीसरे क्या है? कर्म करते हैं, यानी कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो कौन से आते हैं? भावुक है, विचारशील है और कौन से आते हैं? कर्मशील है। तो ये हमारे क्या व्यक्तित्व के वर्गीकरण थे जिसकी हमने क्या चर्चा की थी। यानी व्यक्तित्व ने हमने आज तक जो जो पढ़ा है एक बार के हमने इसका रिवीजन कर लिया है। और आज हमने क्या पढ़ा था? व्यक्तित्व मापन की विधियां है, कौन सी है? परसेपी या परमापिक जो विधियां हैं उनके बारे में चर्चा की थी। दूसरी हम अपरसेपी या अपरमापिक विधियां है जिसमें आत्म कथा विधि है, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं, दूसरी वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। इनके बारे में चर्चा जो है कल करेंगे, क्योंकि आज क्या है दोनों को संयुक्त रूप से हो जाएगा तो क्या है कंफ्यूजन हो जाएंगे कौन सी विधि किस में थी, आत्मनिष्ठ में थी या प्रक्षेपण में थी या अप्रक्षेपण में थी। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज हो। तो बाकी जो बच गया है वो कल चर्चा करेंगे। कल यह यूनिट क्या कंप्लीट हो जाएगी, हमारा व्यक्तित्व है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, थैंक यू।